हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बेटा हमारा कॉन्सेप्ट होगा डिस्पर्शन। ओके बेटा, डिस्पर्शन क्या होता है? जब व्हाइट लाइट बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स होता है। आपको याद होगा कि सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। सो व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ दो 7 कलर्स. Now, when the white light it passes through the prism, then the white light it splits into the constituent colors. तो white light जब बेटा प्रिज्म से पास हो रही है तो जो white light है वो constituents में split होती है. इस फिनोमिना को डिस्पर्जन कहते हैं. अब ये डिस्पर्जन क्यों होता है, इसका डिपेंडेंस बेटा कॉचीज फॉर्मूला से एक्सप्लेन किया जा सकता है. तो डिस्पर्जन से पहले हम कॉचीज फॉर्मूला को करेंगे. कॉचीज फॉर्मूला क्या कहता है? कॉचीज फॉर्मूला क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन. क्लियर? इट इज जस्ट द सीरीज. देखिए सबसे पहले कॉचीज फॉर्मूला. देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कॉचीज फॉर्मूला क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का इट हैज द स्लाइट डिफरेंट वैल्यूज. ज्यादा वेरिएशंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा वेरिएशन होता है. तो गिवन रिफ्रैक्टिव मटेरियल, कोई भी गिवन रिफ्रैक्टिव मटेरियल हो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो जिसके अंदर से रिफ्रैक्शन होगा, तो गिवन रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू स्लाइटली डिफरेंट होती हैं फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ्स. ओके, so Cauchy's formula is this mu is equals to say A plus B by lambda. This lambda is the wavelength plus C divided by lambda square plus dot dot dot. तो A, B और C कांस्टेंट्स हैं. lambda is the wavelength. तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है. तो स्टूडेंट्स अगर वेवलेंथ का वैल्यू इंक्रीज होता है तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉचीज फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डिक्रीज होगा. सो वी कैन से ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन और द वेवलेंथ ऑफ द गिवन कलर. तो गिवन कलर का जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम म्यू का वैल्यू होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा. सो फ्रॉम दिस कॉचीज फॉर्मूला वी कंक्लूड दैट greater the wavelength of the radiation, smaller is the refractive index. Greater the wavelength of the radiation, smaller the refractive index, and vice versa. Okay? Clear? बस ये याद रखना है कि वेवलेंथ की वैल्यूज बदलने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू में स्लाइट वेरिएशन होता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है. ठीक है, अब ऐसा करते हैं स्ट्रेस डिस्पर्शन को क्लियर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर ऑफ वायलेट एंड रेड कलर का रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं. ओके, तो आप पहले कॉचीज फॉर्मूला को कॉपी करें. डन स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, कॉचीज फॉर्मूला की हेल्प से हम रिफ्रैक्शन ऑफ वायलेट कलर और रेड कलर का रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब स्टडी करने की कोशिश करते हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ violet and red light.
अब देखिए स्टूडेंट्स, गिवन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का म्यू, it will have slightly different values for red color and the violet color. Okay, देखिए, the wavelength of the red color, it is greater than the wavelength of the violet color. Okay, the wavelength of red light is greater than the wavelength of violet light. So according to Cauchy's formula, the refractive index of the material for the red light, it will be less than the refractive index of the material, same material for the violet light. Okay, बात समझ आ गई? अब देखिए, let us suppose say this is say the rarer medium and this is say the denser medium. अब बेटा mixture of violet light or red light, mixture of violet and red light, it is incident at सम एंगल से I. तो बेटा लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है वो कुछ ऐसा होने वाला था, तो सिंस डेविएशन को एक्सप्लेन करना है तो ये नॉर्मल मैंने थोड़ी सी बड़ी स्केच कर ली है. अब ध्यान से देखिए, पहले कैलकुलेशन को देखिए. यूजिंग स्नेल्स लॉ, sine of I divided by sine of angle of refraction for the red light, it should be equals to the refractive index of the material for the red light. तो पहले हमने रेड लाइट के लिए स्नेल्स लॉ यूज किया, अब वॉयलेट लाइट के लिए स्नेल्स लॉ देखते हैं. इट इज साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर violet light, the angle of refraction for the violet light, it will be equals to the refractive index for the violet light. क्लियर हो गई बात? अब बेटा इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं, तो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर रेड लाइट मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ violet light डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वी. ओके, अब ध्यान से देखिए, साइन आई कैंसिल आउट हुआ, तो साइन आई कैंसिल आउट होने के बाद क्या मिलेगा? साइन ऑफ आर वॉयलेट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर रेड इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ आर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वी. ओके, अब ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वी, म्यू आर इज लेस देन म्यू वी. ठीक है, तो ये जो म्यू आर बाय म्यू वी है, ओके, इट विल बी लेस देन 1. न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये रेशियो लेस देन 1 होगी, जिसकी वजह से साइन ऑफ आर वी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर आर, इट विल बी लेस देन 1. तो बेटा ये साइन का रेशियो है, ये भी लेस देन 1 आएगा. This implies that the angle of refraction for the violet light, it will be less than the angle of refraction for the red light. तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वायलेट लाइट का रेड लाइट से कम होने वाला है. तो जब ये मिक्सचर वायलेट और रेड का हमने डाला और इसका रिफ्लेक्शन अगर होता है, तो फ्रेंड्स वायलेट लाइट ज्यादा बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और रेड लाइट थोड़ा कम बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल. तो बेटा ये वॉयलेट लाइट और ये रेड लाइट, ये रेड लाइट और ये वॉयलेट लाइट. क्लियर? और लाइट का मिक्सचर का जो ओरिजिनल पाथ है वो ये था. तो ध्यान से देखिए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वॉयलेट लाइट का, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है रेड लाइट का. क्लियर? अब ध्यान से देखिए, मिक्सचर का इंसिडेंस हुआ, म्यू की डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसलिए स्टूडेंट्स जब रिफ्रैक्शन हुआ तो कलर्स सेपरेट आउट हो गए. अब जब कलर्स सेपरेट आउट हो रहे हैं तो लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है, ध्यान से देखिए, रेड कलर का डेविएशन आपको दिखाई दे रहा है, वॉयलेट कलर का डेविएशन ये भी आपको दिखाई दे रहा है. तो जो वॉयलेट कलर है वो अपने पाथ से ज्यादा डेविएट हो रहा है,
when compared to red light. ओके, तो पहले आप ऐसा करें, ये कैलकुलेशन एक बारी कॉपी करें. Now since from this calculation what we conclude कि violet light अपने पाथ से ज्यादा डेविएट कर रही है when compared with the red light. Okay, so from this discussion what we conclude beta wavelength of red light it was greater than the wavelength of violet light, due to which the refractive index for red light it will be less than the refractive index of violet light, जिसकी वजह से angle of reflection for the red light it was greater than the angle of reflection for the violet light, जिसकी वजह से deviation suffered by the red light was less than the deviation suffered by the violet light. Clear? तो ये जो कैलकुलेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सिंपल सी बात हो गई, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा है उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर कम है, ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर कम है तो कलर के अंदर जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा वो भी कम होगा. ओके, सो फ्रॉम दिस डिस्कशन व्हाट वी कंक्लूड दैट कि वॉयलेट कलर का वेवलेंथ छोटा है रेड कलर से, तो वॉयलेट कलर के अंदर डेविएशन ज्यादा होगा. मतलब पूरी डिस्कशन को अगर नटशेल में डालें, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा रेडिएशन का उतना ज्यादा डेविएशन होगा उस वेवलेंथ का या कलर का, उस रेडिएशन का. सो ग्रेटर, या उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम डेविएशन होगा. लैम्डा आर, लैम्डा वी, wavelength of the red color, deviation suffered by the red color. Okay, so smaller the wavelength of the radiation, greater is the deviation suffered by the radiation. ओके, जितना ज्यादा वेवलेंथ है उतना कम डेविएशन है और जितना कम वेवलेंथ है उतना ज्यादा डेविएशन है. समझ आ गई ये बात? तो आप ऐसा करें, ये जो समरी है इसको कॉपी करें, ये पूरी यहां तक ये समरी है. क्लियर? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट 1 मार्कर है. हमने वेवलेंथ और डेविएशन को आपस में, वेवलेंथ और डेविएशन के बारे में हमने बात की है, तो कॉपी कर लेगा आप. यस फ्रेंड्स, अब बात करेंगे डिस्पर्शन की. ठीक है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, लेट अस सपोज से इट इज द प्रिज्म. बेटा प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल जो कि बाउंडेड होता है बाय द 3 फेसेस. जब बेटा 3 डिफरेंट फेसेस से कोई भी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल बाउंडेड होता है उसको प्रिज्म कहते हैं. देखिए, व्हाइट लाइट, व्हिच इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. व्हाइट लाइट क्या होता है? व्हाइट लाइट होता है विबग्योर. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ओके,
अब बेटा अभी हमने डिस्कशन में किया है, जब हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ तो होगा और लाइट का ओरिजिनल पाथ आपको दिखाई दे रहा है, तो बेटा यहीं पर सारे कलर सेपरेट आउट हो जाएंगे। ओके, the angle of reflection for the red light, it will be greater than the angle of reflection for the violet light. तो ये जो नीचे वाली लाइट है ये वायलेट होगी और ऊपर वाली लाइट जो है वो रेड होगी। अब इनका जब डिस्पर्जन और इनका जब रिफ्लेक्शन होता है बेटा सेकेंड फेज से, एमर्जेंट फेज से, देखिए जिस फेज पे लाइट आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट फेज, जिस फेज से लाइट बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे एमर्जेंट फेज। तो स्टूडेंट्स ये रेड लाइट का पाथ होगा और ये पाथ वायलेट लाइट का होगा। तो यहां पर वायलेट लाइट सबसे नीचे मिलेगा, रेड लाइट सबसे ऊपर मिलेगा, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं विबग्योर के वो इनके बीच में एक्सेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स डिस्पर्जन क्या है? इट इज द फिनोमेना। आप ऐसा करें, पहले डिस्पर्जन की मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप नोट करें, उसके बाद ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे किया है इसको कॉपी करें। तो पहले डिस्पर्जन लिखे आप, इट इज द फिनोमेना ड्यू टू विच व्हेन व्हाइट लाइट passes through the prism, it splits into constituent 7 colors. Okay sons? तो सर्स ये जो डिस्पर्जन है इसका जो बेसिक कॉज है दैट इज क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल हैव स्लाइट डिफरेंट वैल्यूज फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ्स। क्लियर? तो अब आप ऐसा करें, ये व्हाइट लाइट क्या होता है इस डाटा को पहले कॉपी करें, डिस्पर्जन हमने यहां पर दिखाया है इसको कॉपी करें। डन स्टूडेंट्स, अब बेटा हम करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशन है डेविएशन सफर्ड बाय लाइट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the material of the prism and the angle of the prism. तो पहले ध्यान से देखिए प्रिज्म की बात करेंगे। पहले प्रिज्म की बात करेंगे। बेटा प्रिज्म जैसा कि अभी आपको बताया है, प्रिज्म refracting material which is bounded by the 3 different faces. ओके, इसको प्रिज्म कहते हैं, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो बेटा जिस फेस पे लाइट आती है, लेट अस सपोज से इट इज द इंसिडेंट लाइट एंड द इंसिडेंट लाइट इट स्ट्राइक्स ऑन दिस फेस एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस से I1. सो दिस एंगल I1 इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल I1 को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। बेटा देखिए जिस फेस पे लाइट आ रही है इस फेस को इंसिडेंट फेस बोलेंगे, इधर इंसिडेंट फेस। ओके, अब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, लाइट का एक्चुअल पाथ कुछ ऐसे था, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट इट विल पास थ्रू द प्रिज्म। अब लाइट जिस फेस से निकलती है उस फेस को बोलते हैं एमर्जेंट फेस। ओके बेटा, ये इंसिडेंट बीम है या इंसिडेंट लाइट है और ये एमर्जेंट लाइट है। क्लियर? अब I1 को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और I2 को बोलेंगे एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्लियर? इंसिडेंट फेस और एमर्जेंट फेस के बीच में ये जो एंगल है इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल ऑफ द प्रिज्म, जिसको मैंने कैपिटल A से डिनोट किया है। वर्टेक्स एंगल ऑफ द प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म या फिर सिंपली एंगल ऑफ द प्रिज्म। ओके, सो दिस कैपिटल A is the vertex angle और
refracting angle और जनरली बोला जाए तो एंगल ऑफ प्रिज्म। बात समझ आ गई? I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I2 एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी। अब ध्यान से देखिए, लाइट का ओरिजिनल पाथ जिसको मैंने एक्सटेंड किया है आगे, ये ओरिजिनल पाथ था। लाइट का एमरजेंट लाइट का पाथ देखिए, अगर बेटा एमरजेंट लाइट के पाथ को पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो स्टूडेंट्स लाइट के ओरिजिनल पाथ और एमरजेंट पाथ के बीच में ये जो एंगल है, इट विल बी द डेविएशन सफर्ड बाय द लाइट। इट विल बी द डेविएशन सफर्ड बाय द लाइट, मतलब लाइट कितने एंगल से बेंड हो रही है। दिस डेल्टा इज द डेविएशन suffered by light. ओके, आई होप कि ये सब फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने इंट्रोड्यूस की हैं ये आपको क्लियर है, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी जो हम रिलेशन ऑब्टेन करने वाले हैं उसमें इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात होगी, इनको हम यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको मैंने बिफोर हैंड इनका आइडिया दे दिया है। तो आप ऐसा करें, प्रिज्म का जो बेसिक है आप उसको पहले कॉपी कर लें, तो ये सब बेसिक होगा। क्लियर? तो पहले आप इसको कॉपी करिए, फिर इसके बाद हम प्रिज्म फॉर्मूला को डेराइव करेंगे। यस यस डन। अब बेटा बात करते हैं प्रिज्म फॉर्मूला की। The relation between the deviation suffered by the light, the refractive index, and the vertex angle. ओके, क्लियर? अब ध्यान से देखिए, मैं थोड़ी सी फिगर के अंदर मॉडिफिकेशंस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स आपने ये फिगर कॉपी करना है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल्स को आपने थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लिया है, तो नॉर्मल्स पॉइंट ओ पे मीट कर रही है। स्टूडेंट्स दिस एंगल इट विल बी R1, दिस एंगल इट विल बी इक्वल्स टू R2। ओके, सो स्टूडेंट्स वी कैन से इफ दिस एंगल इज I1, तो ये जो ऊपर एंगल होगा इट विल बी I1 माइनस R1, और बेटा ये जो एंगल होगा it will be I2 minus R2। तो ये I2 minus R2 ये वाला एंगल है, क्लियर? और I1 minus R1 ये वाला एंगल है। बात समझ आ गई? तो पहले आप ये फिगर कॉपी करेंगे, ये फिगर कॉपी करने के बाद मैं कंसीडरेशंस लिखवा रहा हूं, तो स्टूडेंट्स आप ऐसा करें, थोड़ी जगह छोड़ दें जिसके अंदर आप फिगर को कॉपी कर लें। ठीक है, ये फिगर काफी बड़ा होगा तो आप उतनी जगह छोड़ें। तो पहले आप कंसीडरेशंस लिखें, मैं कंसीडरेशंस आपको दे रहा हूं। चलिए, कंसीडरेशंस लिखने से पहले अजम्पशंस करते हैं प्रिज्म की। जो प्रिज्म है सभी थिन है। ओके, हम थिन प्रिज्म की बात करने वाले हैं, और थिन प्रिज्म के अंदर जितने भी एंगल्स इन्वॉल्व होंगे काफी छोटे होंगे। तो पहले अजम्पशंस लिखिए, अंडरलाइन करिए। द प्रिज्म इज थिन एंड द एंगल्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन आर स्मॉल,
due to which theta is small, so sine of theta, it will be very similar to theta. क्लियर? ये assumptions हैं. इसके बाद आप considerations लिखें. Suppose the light is incident on the incident face of the prism at the angle I1. It suffers reflection and passes through the emergent phase, and angle I2 is the angle of emergence. Full stop. Let capital A be the angle of prism or the vertex angle of the prism. Clear? तो अब ध्यान से सुनिए, हम स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे एट द इंसिडेंट फेज एंड द एमर्जेंट फेज. तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, प्रिज्म के पहले हम नाम लिख रहे हैं, से E, से F, से G, and let us suppose say this point is say K, this point is say L, and since this point is say M. इस पॉइंट को हमने M बोला है. क्लियर? सो यूजिंग स्नेल्स लॉ, at the point K, first of all, sine of I1 divided by sine of R1, it will be equals to mu. अब क्योंकि स्ट्रेंथ एंगल सारे स्मॉल हैं, so we can say that the sine of I1, it will be very similar to I1, and sine of R1, it will be very similar to R1. This give you this I1 divided by R1, it will be equals to mu. So we can say that this I1, it is equals to mu of R1. Okay? तो I1 और R1 के बीच में रिलेशन. Now we are using Snell's law. At the point L. पॉइंट L पे स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं. साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R2, इट इज अगेन इक्वल्स टू म्यू. फिर से एंगल्स आर स्मॉल, सो साइन ऑफ I2, it will be very similar to I2, and sine of R2, it will be very similar to R2. So we can say that this I2 divided by R2 is equals to mu. So since this relation is written as I2 is equals to mu of R2. बात समझ आ गई? I1 is equals to mu R1 and I2 is equals to mu R2. तो सिर्फ पहले वाली कैलकुलेशन आप कॉपी करिए. यस सर, ये वाली कैलकुलेशन आई होप आपने कॉपी की है. अब ध्यान से देखिए सर, बेटा ट्राइंगल के एम एल, ट्राइंगल के एम एल, तो ट्राइंगल के ये पॉइंट आपको M दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट आपको K दिखाई दे रहा है, और इधर आपको पॉइंट L दिखाई दे रहा है, LK. सिंस ये वाला एंगल I1 माइनस R1 था, और ये वाला एंगल I2 माइनस R2 था, और ये वाला एंगल डेल्टा था. ओके, तो इन दिस ट्राइंगल KLM, this delta is the exterior angle.
So this exterior angle, it will be equal to the sum of the opposite interior angles. Okay, now in the triangle KLM, this delta is the deviation suffered by the light, and it will be equals to I1 minus R1 plus I2 minus R2. Let us call this as the equation number first. और बेटा यहां पर जब आप इसके प्रिंसिपल फॉर्मूला को यूज करके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो जिन इक्वेशंस को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिनकी मैं मार्किंग कर रहा हूं, वो इक्वेशंस आपकी न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है. ओके, नाउ वी कैन से अब I1 और I2 की वैल्यूज लगाएंगे. दिस डेल्टा इज रिटन एज I1, अभी हमने कैलकुलेट किया था, इट वाज म्यू R1, सो इट इज माइनस ऑफ R1. I2 कैलकुलेट किया था, इट वाज म्यू R2 माइनस ऑफ R2. तो ये इक्वेशन फर्स्ट को हमने ऐसे लिखा है. अब इस वाले पार्ट में से वी कैन से कि हम पहले R1 कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखने की जगह हम ऐसे भी लिखते हैं. पहले म्यू R1 और म्यू R2 इन दोनों को अलग लिखते हैं. म्यू R1 प्लस म्यू R2, देन माइनस ऑफ R1 प्लस R2. हमने अलग अलग कर लिया है. अब यहां से म्यू को कॉमन लेंगे, इट इज R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2. ओके, अब बेटा देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम R1 प्लस R2 को कॉमन लेते हैं. सो दिस डेल्टा इज रिटन एज से म्यू माइनस 1 R1 प्लस R2. दिस R1 प्लस R2 इज मेड कॉमन. क्लियर? तो यहां तक आप ये कैलकुलेशन पहले कॉपी कर लें. यहां तक ये कैलकुलेशन पहले आप कॉपी करें. यस फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन को आप कॉपी करें. यस फ्रेंड्स, यहां तक आपने कैलकुलेशन कॉपी कर लिया है. अब ध्यान से देखिए, अब हमें R1 प्लस R2 को एंगल ऑफ द प्रिज्म के साथ रिलेट करना है. तो इस वाली कैलकुलेशन को देखिए, आप इस वाली कैलकुलेशन को देखिए. बेटा क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है EKOL. ओके, इस क्वाड्रिलेटरल में यहां पर ये वाला एंगल K इज 90 एंड दिस एंगल L इट इज 90. सो इन क्वाड्रिलेटरल EKOL एंगल K इट विल बी 90, क्योंकि बेटा ये नॉर्मल था इंसिडेंट फेस पे, एंड दिस एंगल L, ये वाला एंगल, इट इज ऑल्सो 90, क्योंकि ये भी नॉर्मल है एमरजेंट फेस पे. सो वी कैन से दिस A प्लस एंगल O इट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. ओके बेटा, क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम 360 होता है, और इस क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा. उसको छोड़ दिया तो ये एंगल A वर्टेक्स एंगल और एंगल O, इन दोनों का सम 180 होगा. नाउ इन द ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कंसीडर करते हैं KOL, नीचे वाला ट्राइंगल KOL. So hence we can say that this R1 plus R2 plus angle O, it is also equals to 180 degrees. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180. अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं. This implies that this A plus angle O, it will be equals to R1 plus R2 plus angle O. This angle O cancelled out. So hence this A is equals to R1 plus R2. तो फ्रेंड्स यहां पर R1 plus R2 का वैल्यू हमें मिल गया. अब इस R1 plus R2 का वैल्यू यहां पर प्लेस करेंगे. ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है.
और ये इक्वेशन सेकंड है जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स पहले आप इस कैलकुलेशन को कॉपी करिए। यस स्टूडेंट्स डन। अब ध्यान से देखिए, डेल्टा वॉज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद R1 प्लस R2 था। यहां पर जो भी एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया था। नाउ यूजिंग द इक्वेशन सेकेंड we can say कि above expression is written as say mu minus 1 multiplied with it. So since it is the required relation and this relation say third, the equation third is the prism formula. The equation third is the prism formula. Okay, ये हमने prism formula obtain कर लिया है। आप इसको कॉपी करिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन की बात होती है। लाइट बेटा प्रिज्म से पास हो रही है। अगर लाइट के अंदर स्मॉल डेविएशन है तो क्या होगा? यह कब होगा? यह सिर्फ तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर? तो हम मिनिमम डेविएशन की अब बात कर रहे हैं। नया minimum deviation of prism. Now since for minimum deviation this I1 is very similar to I2 and let us suppose say it is equals to I. I1 or I2, the angle of incidence and the angle of emergence, they are very similar. Let us suppose say these angles, they have the value say I. अगर बेटा I1 और I2 सिमिलर हो गए तो हमने यूज किया था I1 is equals to mu R1 और I2 equals to mu R2। तो उसकी वजह से R1 it will be very similar to R2 and let us suppose say it is R. Clear? अब जो deviation है is the minimum deviation. Deviation is minimum deviation. तो जो हमने equation first लिखा था using deviation was I1 plus I2 minus R1 प्लस R2। ओके, इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो ये निकल के आएगा। तो यहां पर वैल्यूज लगाते हैं। दिस डेल्टा मिनिमम डेविएशन सफर्ड बाय लाइट, इट इज द मिनिमम डेविएशन। I1 is I, I2 is also I, minus R1 is R and R2 is also R. So this minimum deviation is written as say it is 2I minus it is 2R. Okay, so we can say students हमारा इक्वेशन थर्ड आया था using A it was equals to R1 plus R2. The vertex angle of the prism was equals to R1 plus R2. यहां पर R1 plus R2 की वैल्यूज लगाते हैं। So this A is written as R plus say R. So this A is written as twice of R. Okay? यहां पर 2R का वैल्यू प्लेस करेंगे। आप पहले ऐसा करिए, सारी कैलकुलेशन को कॉपी करिए।
यस फ्रेंड्स, कैलकुलेशन आपने कॉपी किया होगा। यहां तक हो गया। अब रिमेनिंग कैलकुलेशन मैं यहां पर कर रहा हूं। नाउ दिस डेल्टा मिनिमम is written as it is twice of I minus of A. So as this twice of I is written as delta minimum plus of A. So this I is written as delta minimum plus of A divided by 2. Divided by 2. ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू मिल गया। यहां से इस इक्वेशन से A इक्वल्स टू 2R से हमें R का वैल्यू मिल जाएगा। This R is equals to A by 2. ओके, अब स्नेल्स लॉ को अगर यूज करते हैं, साइन ऑफ I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R, इट इज इक्वल्स टू म्यू। तो बेटा I का वैल्यू, R का वैल्यू यहां पर प्लेस करते हैं। तो साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस से A by 2, ये I का वैल्यू था, डिवाइडेड बाय डेल्टा मिनिमम पूरा लिखने की जगह मैंने डेल्टा M लिखा है, साइन ऑफ A by 2, इट इज इक्वल्स टू म्यू। तो बेटा मिनिमम डेविएशन के केस में आपने ये रिलेशन यूज करना है। मिनिमम डेविएशन के केस में आपने ये रिलेशन यूज करना है। बात समझ आ गई? क्लियर? आप इस वाली कैलकुलेशन को कॉपी करें। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. The remaining section of the press we will discuss in the next lecture.